हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। हम लोग इसमें सीरीज स्पेक्ट्रम पर चला रहे हैं, जिसमें कि भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें आज है चैप्टर 3, यूरोपियों का आगमन। और यूरोपियों के आगमन में ये है पार्ट 1। और इसमें ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसमें कई पार्ट में इसको लाया जाएगा वीडियो को। तो इसको लगातार पढ़ते रहिए। ये यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस हर एक एग्जाम में स्पेक्ट्रम देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत विस्तार से इसको बताया जाता है, कितने इसमें चैप्टर, क्या क्या, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसको आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अपने सुझाव, अपने कमेंट हम लोग इसमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह चैप्टर है यूरोपियों का आगमन, इसमें आगे बताया भी गया। तो इसमें हम शुरू करते हैं। यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक आशातीत आर्थिक रूपांतरण हुआ। इस काल अवधि के दौरान कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजारों में विस्मयकारी एवं तीव्र वृद्धि हुई। पूंजीवाद सामंती अर्थव्यवस्था एवं समाज को प्रतिस्थापित कर रहा था। हालांकि यूरोप में होने वाले परिवर्तन यहीं तक सीमित नहीं थे। 1500 ईस्वी के पश्चात विकास से घनिष्ठ रूप से संबंध विश्व इतिहास यूरोप में साकार हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ कि पूंजीवाद व्यवस्था के रूप में लाभार्जन और बाजार में प्रतियोगिता पर आधारित है। इसे कच्चे माल एवं वस्तुओं की बिक्री के लिए निरंतर विस्तार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इसका विस्तार विश्वव्यापी था, जो अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों को निगल रहा था। इसमें आगे कहा गया है, 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुए जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां नवीन विकल्पों की खोज में निकली, जो कि बाहर निकली हुई थी वहां से। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य मौजूदा संस्कृतियों से उनका पहले संपर्क नहीं था, पहले भी संपर्क उनका रहा। फिर भी भारत के ग्रीक, यूनान यानी और रोम यानी इटली के साथ क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व और पश्चात से ही व्यापारिक संबंध थे। चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों से संपर्क बेहद प्राचीन थे, जो समस्त मध्य युग तक जारी रहे। आगे था कि मार्को पोलो 1254 से 1324 ईस्वी में, जिसने चीन की यात्रा की यात्रा वृत्तांतों ने यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया। पूर्व की बेशुमार धन संपदा और समृद्धि की कहानियों ने यूरोपियों की लालसा में वृद्धि की। इटली ने लगभग 1200 शताब्दी से यूरोप के साथ पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों से किया गया। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की लाया गया। वहां से इन्हें स्थल मार्गों से जेनेवा और वेनिस पहुंचाया जाता था। एक अन्य मार्ग से लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र में अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था, लेकिन तब वहां स्वेज नहर नहीं थे, इसलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों को जोड़ा गया था। उत्तर मध्यकाल के दौरान विशेषकर इटली में विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण संबंधी विचारों का प्रस्फुटन हुआ, और 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और विभिन्न कलाओं में इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। व्यापारियों, व्यवसायियों और बैंकरों के उदित हो रहे वर्ग से यूरोप के नवीन मध्य वर्ग का निर्माण हुआ। यह वर्ग पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन के बेहद प्रभावित हुआ। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली में व्यापारी 11वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे, जिससे वे बेहद संपन्न थे। इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली व्यापार में वर्चस्व था, और यूरोपीय देशों को सामान की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी। इसमें आगे कहा गया था कि यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। फिर भी 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे देश अफ्रीका होकर पूर्व की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। हालांकि उल्लेखनीय है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्रीकृत राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का उद्भव हुआ, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया तथा साथ ही खोजियों को वित्तीय मदद की मुहैया की। पुर्तगाल एवं स्पेन ऐसे देशों में प्रमुख हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य तेजी से विकसित हुआ, और कंपास, खगोलीय प्रेक्षकशाला और बारूद इत्यादि जैसी प्रौद्योगिकियों उपलब्धियों ने खोजियों की अत्यधिक सहायता की। इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय, कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, पूर्व की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रसार की उत्कट इच्छा एवं
यूरोप में पुरातन व्यवस्था यानी सामंतवाद के स्थान पर नवीन व्यवस्था यानी पूंजीवाद के स्थापित होने के कारण ने भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया था। तो इस प्रकार यह इसमें था। हम लोग आगे देखते हैं। इसमें आगे आता है पुर्तगाली। तो पुर्तगाली में इसमें भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन। तो यहाँ पुर्तगालियों का आगमन किस प्रकार हुआ था जानते हैं। यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहे थे, लेकिन केप ऑफ गुड होकर जब वास्को डी गामा 17 मई 1498, ये डेट याद रखिएगा और ईयर भी, 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा, तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूरब में यूरोपीय शक्तियां सीधे औपनिवेशीकरण से शुरुआत नहीं कर सकी। ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक एवं अस्त्र यानी बारूद इत्यादि के कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया और समुद्री व्यापार पर पूरा कंट्रोल कायम कर लिया पुर्तगालियों ने। इसमें आगे देखते हैं। तो इसमें आगे आता है पुर्तगालियों का क्या है इनका मंतव्य। यहाँ पे मंतव्य की जगह मंतव्य लिखेंगे इसको। ये भी गलत हो गया, मंतव्य ऐसे लिखा जाता है। चलिए इनके बारे में, मंतव्य के बारे में जानते हैं क्या है। पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए थे, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाइयत के रूप में परिवर्तित करना और अपने प्रतिस्पर्धियों यानी उनके जो कंपटीटर, विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उन्होंने उनके जहाजों को लूटा, उन पर आक्रमण किया, जहाजियों को भी लूटा और अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की। पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया। इतने तो ऐसे थे। पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति क्या थी? तो इसमें है, भारत में पुर्तगालियों ने जिस समय आगमन किया उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। गुजरात के सिवाय जहां शक्तिशाली महमूद बेगड़ा का शासन था, समस्त उत्तर भारत कई छोटे छोटे शक्तियों के बीच विभाजित था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो और न ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित करने के बारे में सोचा। सुदूर पूर्व में चीनी शासक के शासकीय डिक्री मात्र चीनी जहाजों की नौवहनी पहुंच तक सीमित थी। जहां तक अरब व्यापारियों और जहाजों के मालिकों का संबंध है, तो उसमें आता है कि जिन्होंने पुर्तगालियों के आने से पूर्व तक हिंद महासागर व्यापार पर वर्चस्व कायम किया हुआ था, वे पुर्तगाली संगठन एवं एकता से बराबरी नहीं कर सके। फिर इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि भारत आगमन के अभिप्रेरणा क्या था इसका। तो इसका था कि वास्तव में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस इटली का एक राज्य की समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे और उनके लाभदायी व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगे। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पर्सिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बंद कर दिए गए। पूरब से वस्तुएं यूरोपीय बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। वेनिस ने प्राचीन समय से इस व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा और परिणाम स्वरूप बेपनाह धन संपदा एवं प्रभाव अर्जित किया। राजकुमार हेनरी पुर्तगाल का नाविक ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया। 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यो डियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया और इस जगह को केप ऑफ गुड को कहा गया। यद्यपि वह 1488 में लिस्बन लौट गया और इसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर 1498 यानी जब वहां से वास्को डी गामा 10 साल यानी 1488 था, तब 1498 आ जाएगा 10 साल बाद। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। वास्को डी गामा की लिस्बन में विजय वापसी पुर्तगाल के सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज केबरेल यानी ब्राजील की खोजी किया था।
के नेतृत्व में बर्थोलोम्पो डियाज के साथ 13 जहाजों और 1200 लोगों का एक अधिक बड़ा बेड़ा भेजा, लेकिन कैब्रेल को कालीकट में जामोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। कैब्रेल ने कोची और कन्नौज में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कालीकट छोड़ दिया। वह काफी बड़े मुनाफे के साथ लिस्बन लौटा। अब इसमें आता है पुर्तगाली एवं जामोरिन, तो इनका क्या विवाद था। वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 में कालीकट आया। व्यापार एवं विजय हेतु उसके नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया। जामोरिन से उसके संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे। पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुता हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों, विशेष रूप से अरब व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उनका उत्पीड़न किया। पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डों यानी विक्टोरिया पर कब्जा स्थापित करके अपनी नौसेना की वर्चस्वता को कायम रखना चाहते थे और उसका विकास करने के लिए कटिबद्ध थे। विक्टोरिया ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे होते थे जहां से नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। पुर्तगालियों ने अपने पार समुद्री विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी तट पर इसी प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया। कुछ ही दिनों में उन्हें आभास हुआ कि भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा और इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। कालीकट का हिंदू शासक जामोरिन हालांकि पुर्तगालियों की मंशा से चिंतित नहीं था। जब जामोरिन ने अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया, तब पुर्तगालियों ने वहां गोलीबारी की। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई पूर्वक कोची और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया और यहाँ पर कोची के राजा मालाबार क्षेत्र में पहला किला बनाया। 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलूक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को पराजित कर दीव पर अधिकार जमा लिया। उन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार किया और उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को छोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक अपने को सीमित रखने की घोषणा के पश्चात पुर्तगाली पूर्वी समुद्र क्षेत्र के एक छन्न बादशाह हो गए और जिसे एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जामोरिन के साथ में ये पुर्तगाली का संबंध था। अब इसमें आते हैं आगे। तो आगे इसमें आता है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात। तो ये क्या है। पुर्तगाली भारत का एक नया इतिहास वर्ष 1505 में प्रारंभ हुआ, जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया और उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा एवं बल प्रदान किया गया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा नवनियुक्त गवर्नर को भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया और अदन आर्मुज और मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार बर्बाद करने का निर्देश दिया गया। उसे अजादिवा, कोची, किन्नौर और किलवा में किलेबंदी करने की भी सलाह दी गई। वेनिस के घटते व्यापार पर नजर रखते हुए, जिनका आकर्षक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी। इसमें बढ़ाया गया, तो फिर इसमें ये मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए चौकसी बढ़ाया गया था। डी अल्मेडा, जिसे उत्तरी अफ्रीका में मूर से युद्ध करना पड़ा, जल्द ही इस चुनौती से उबर गया। हालांकि 1507 में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को मिस्र की और गुजराती नौसेना ने संयुक्त रूप से दीव से हटकर समुद्री युद्ध में हरा दिया और अल्मेडा का पुत्र मारा गया। अगले वर्ष अल्मेडा ने दोनों की नौसेना को पूरी तरह ध्वस्त करके हार का बदला ले लिया। अब आगे देखते हैं। तो आगे इसमें आता है विस्तार की रणनीति क्या थी। देखिए इसमें कुछ फोटो के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें आपको बताते हैं कि विस्तार की इनकी रणनीति क्या थी। तो इसमें लगभग अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया, के पास अधिक बड़ी एवं व्यापक रणनीति थी। वह पूरब में अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा कर लेना चाहता था। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित किए
भारत में पुर्तगाली सत्ता के स्थापत्य में निर्णायक भूमिका द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की रही। अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 ईस्वी में भारत आया था। यानी देखिए, इसका याद रखिएगा, 1503 ईस्वी। 1509 ईस्वी में उसे वायसराय नियुक्त किया गया और 1515 ईस्वी तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा छीनकर ठोस शुरुआत की। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था और एक सामरिक स्थल भी। यहाँ से पुर्तगाली मालाबार व्यापार पर नियंत्रण करते थे एवं दक्षिण के राजाओं की नीति का निरीक्षण भी। इस आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने की मुख्य भूमि दमन, राजौरी और दाभोल के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने में सफल रहे। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। 1515 ईस्वी में ही मलक्का और कुरमुस यानी ईरान पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम हो गया। अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। अब यहाँ पर देखते हैं आगे। तो आगे आता है इस पर गोवा पर कब्जा। तो किस प्रकार गोवा पर कब्जा हुआ था इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आता है 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर आसानी से कब्जा कर लिया, जो बीजापुर के सुल्तान पर प्रमुख पतन था, यानी प्रमुख पतन का कारण हुआ था। यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया। मलक्का पर 1511 ईस्वी में ही पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो चुका था। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सोकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के सचिन दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि में नए किले स्थापित किए गए। जावा, थाईलैंड, पेगु इत्यादि से भी संपर्क स्थापित किए गए। 1518 ईस्वी से पुर्तगालियों ने चीन के संचाओ द्वीप पर बस्ती बसानी शुरू की। पुर्तगालियों ने पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 1531 ईस्वी में चाउर, 1532 ईस्वी में 1532 में दीव, 1534 ईस्वी में सालसेट और बेसिन, 1536 ईस्वी में क्रैगानोर तथा मैंगलोर, होनावर, भटकल, कैन्नौर, क्विलोन, भावनगर इत्यादि क्षेत्रों में अपना कब्जा जमाकर इनमें से कुछ क्षेत्रों में अपने कारखाने खोले। उन्होंने कारखानों का दुर्गीकरण आरंभ कर दिया। कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी पुर्तगाली सम्राट द्वारा नियुक्त होता था। अब इसमें देखते हैं आगे। पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व। इनका व्यापार पर क्या प्रभुत्व था, देखिए यहाँ पे प्रभुत्व अपना दिखा रहे हैं जबरदस्ती काम करवाकर। तो पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल तट पर स्थित मसूलीपट्टनम, पुलिकट इत्यादि शहरों से वे वस्त्रादि वस्तुएं इकट्ठा करते थे। मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागपट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। नागपट्टनम के उत्तर में स्थित सैनथोम मैलपुर में पुर्तगालियों की बस्ती थी। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान से बुंदेल में भी कारखाने खुले। 16वीं सदी के दौरान पूर्वी तट पर किलेबंदी नहीं हुई। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार पर प्रभुत्व बना। 1506 ईस्वी में मसाले के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया और दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जी जान से भीड़ पड़े। कभी कभी व्यापार और लूट में अंतर करना मुश्किल हो जाता था। भारतीय जहाजों से कई तरीके से पैसा वसूल किया जाता था। इसमें प्रमुख थे जैसे कार्टेज व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाजों के कप्तानों को गोवा के व्यवसाय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाजों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उसे लूट लेते थे। पुर्तगालियों के समुद्र पर वर्चस्व रहने का एक महत्वपूर्ण कारण था कि मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना करने का प्रयत्न नहीं किया तथा सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। मतलब कि मुगल जो थे वहां पर जमीन पर ही रहते थे, वहां पर उसमें पानी में अपना वर्चस्व नहीं बढ़ाना चाहा। नौसेना अगर तैयार किए होते तो उसमें भी रहते, लेकिन उन्होंने स्थल पर रहकर ही अपनी मिलिट्री वगैरह स्थापित किया था। पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो, इसलिए पूर्व की वस्तुओं के लिए वे पश्चिम से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न
लाया करते थे। मालाबार और कोंकण तट से सबसे ज्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। मालाबार से अदरक हुआ, दालचीनी, हरद, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि कार्य क्या नाम है वहां से मिलते जाते थे। उत्तर पश्चिमी भारत से टाप्टा यानी एक प्रकार का ये कपड़ा होता था, चीन से इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे। चटा मानसी बंगाल से लाया जाता था और दक्षिण पूर्व एशिया से लाख यानी लाख हुआ, लौंग हुआ, कस्तूरी इत्यादि ये सब इकट्ठा किया जाता था। बाहर से पुर्तगालियों का व्यापार इतना बढ़ गया कि मात्र काली मिर्च की खरीद के लिए संयुक्त व्यापार ने 1,70,000 क्रूजों प्रति वर्ष भारत भेजने का निर्णय लिया था। पुर्तगाली फ्लैंडर्स, जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों में गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर ये सब वस्तुएं भारत में लाते थे। ढाले हुए सिक्के भी कोची व गोवा बंदरगाह पर लाए जाते थे। इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसाले के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने के कार्य से भी लाभ कमाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है भारत में पुर्तगाली प्रशासन। तो क्या है पुर्तगाली प्रशासन जानते हैं? तो इसमें है भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया वायसराय था, जो 3 वर्षों तक अपने सचिव के साथ कार्य करता था और बाद के वर्षों में एक परिषद के साथ कार्य करता था। गिरिजा संबंधी प्राधिकरणों के साथ मतभेद एवं संघर्ष के चलते उसकी शक्तियों का ह्रास हुआ। इसके अतिरिक्त वेडोर तथा फंजेला का महत्व बढ़ गया, जो राजस्व का तथा कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था। अफ्रीका से लेकर चीन तक के किले कैप्टन के नियंत्रणाधीन थे, जिसकी शक्तियों से संचार की कठिनाइयों ने वृद्धि की। संभवतः पुर्तगाल और गोवा से नियंत्रण के अभाव से सत्यनिष्ठ एवं पारदर्शी प्रशासन के लिए निरंतर खतरा बनाए रखा। अब इसमें आता है वायसराय नीनो द कुन्ना। तो ये क्या है? तो भारत में नीनो द कुन्ना का वायसराय काल, जिसने नवंबर 1529 में कार्यभार संभाला, भी कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। एक वर्ष के पश्चात वह भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोची से गोवा ले गया। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंपकर उनसे मदद ली। उसने उन्हें दीव में बेस प्रदान करने का भी वादा किया। नीनो दा कुन्हा ने अपने मुख्यालय तो हम लोग कहाँ थे कि एक वर्ष के पश्चात वह भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोची से गोवा ले गया। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंपकर उनसे मदद ली। उसने उन्हें दीव में बेस प्रदान करने का भी वादा किया। नीनो दा कुन्हा ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली के साथ कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि का भी प्रयास किया। इसमें फिर सेकंड आता है गुजरात के बहादुर शाह के साथ पुर्तगालियों का संबंध कैसा था। तो इसमें था कि बहादुर के पुर्तगालियों के साथ संबंध उस समय बिगड़ गए जब 1536 में हुमायूं गुजरात से चला गया। चूंकि शहर के निवासियों ने पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया था, बहादुर शाह विभाजन की एक दीवार खड़ी करना चाहते थे। उसका विरोध करते हुए पुर्तगालियों ने आपसी बातचीत शुरू की। वार्ता की एक प्रक्रिया के दौरान बहादुर को एक पुर्तगाली जहाज में बुलाया गया और मार दिया गया। अब इसमें आता है पुर्तगालियों की धार्मिक नीति एवं इसके निहितार्थ। तो उत्तरी अफ्रीका में मूर पुर्तगालियों के बड़े शत्रु थे। पूरब में आकर पुर्तगालियों ने मूर के साथ मिलकर उसी उत्साह और ईर्ष्या के साथ सभी मुसलमान उत्पीड़न किया, मुसलमानों का पूरा। हालांकि भारत में वाणिज्यिक हित धीरे धीरे प्रधान हो गए और पुर्तगालियों की मंशा सदैव मिली जुली रही। इसलिए यद्यपि पुर्तगाली सम्राट को भारत में सभी गिरजाघरों और मिशनों का संरक्षक बनाया गया, लेकिन ऐसा 1542 में जेसुइट ईसा मसीह के साथ रोमन कैथोलिक समाज का सदस्य के भारत आगमन के पश्चात हुआ। अकबर के दरबार में जेसुइटों ने अच्छा प्रभाव बनाया, जिसकी मदद से पुर्तगालियों ने कुछ लाभ अर्जित किया। तो इसमें अब आगे देखते हैं। इसमें आता है अकबर एवं पुर्तगाली। देखिए अकबर एवं पुर्तगाली के क्या इनके थे। तो पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों यानी नामत कुछ पुर्तगाली व्यापारी से उस समय मिला जब उसने 1572 में कैम्बे का दौरा किया। बाद के वर्षों में सूरत में उसने फिर से उनसे मुलाकात की जब
एंटोनियो कैब्रल गोवा के वायसराय का दूत शांति शर्तों के समायोजन हेतु आया। कुछ समय बाद धर्म एवं मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जगी और उसने फादर जूलियन परेरा यानी विकार चर्च में पुजारी, जनरल ऑफ बंगाल एवं कुछ अन्य स्रोतों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। इसने अकबर को अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्सुक किया और एंटोनियो कैब्रल, जिसने पुनः 1578 में मुगल राजधानी का दौरा किया, भी उसके सभी प्रश्नों के संतुष्ट उत्तर नहीं दे पाया। अकबर ने गोवा से धर्म मीमांसक बुलाने का निर्णय लिया जो उसकी शंकाओं का समाधान करने की स्थिति में हो और उसकी उत्कट जिज्ञासा को शांत कर सके। इसके लिए अकबर ने सितंबर 1579 में गोवा में अधिकारियों को पत्र भेजकर 2 विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया। गोवा में चर्च के पदाधिकारियों ने उत्सुकता पूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे इसे शासक को साथ ही उसके दरबार एवं लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित करने के अवसर भी देख रहे थे। अकबर ने जब बुलाया तो इतने वो सब उत्साहित हो गए, तो उसने राजा से नहीं बल्कि सोचे कि राज दरबार में अपनी ईसाइयत का प्रचार करेंगे तो कुछ और ज्यादा इसमें परिवर्तन होगा। अकबर के निवेदन पर 28 फरवरी 1580 को पादरी रोडक्लफो एक्वाविवा और एंटोनियो मांसरेट फतेहपुर सीकरी पहुंचे, जो 1583 में वापस लौटे। इसी प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को 1590 में बुलाया, जो 1592 में वापस लौटा। तीसरा मिशन अकबर द्वारा 1595 में बुलाया गया। मिशनरीज ने न तो अकबर और उसके दरबार और न ही उनके लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित कर सके। अकबर और उसके पुत्र सलीम, यानी भविष्य में जो जहांगीर था, उसका सलीम नाम था, दोनों ने मैरी और ईसाई चिन्हों के प्रति तथा कथित आदर भाव प्रकट किया। यह स्पष्ट है कि पादरियों पर ध्यान देना धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था, अपितु यह मुख्य रूप से पुर्तगाली सैन्य सहायता सुनिश्चित करने की इच्छा से निर्देशित हो रहा था। सेकंड इसमें आता है ईसाइयों के संरक्षण के पीछे राजनीतिक मंशा क्या थी। तो इनका मंशा यह था कि अकबर अपनी परेशानियों से उबरने के लिए पुर्तगाली बंदूकों को उधार लेने पर विचार कर रहा था। उसका बेटा यानी राजकुमार सलीम अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था और इस उद्देश्य के लिए पुर्तगाली सेना की मदद प्राप्त करने की योजना बना रहा था। ईसाई धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। सभी दिखावों या बहानों को छोड़ते हुए अकबर ने सैन्य सहायता की प्राप्ति हेतु 1601 में गोवा में एक अंतिम दूत भेजा। पुर्तगाली अधिकारियों ने शुरू से चलने वाले इस खेल को समझते हुए नम्रता पूर्वक मना कर दिया। जेसुइट ने अपनी तरफ से मिशनरी उत्साह के साथ देशभक्ति की राजनीति की और यथासंभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों के अनाधिकारिक एजेंट के तौर पर काम करते हुए जेसुइट ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किया। अब आता है जहांगीर और पुर्तगाली, यानी कि अब जब जहांगीर पाना चाहता था पुर्तगालियों का सहयोग, तो इनके बारे में जानते हैं कि जहांगीर और पुर्तगाली का संबंध कैसा था, क्या बातें विचार थी इनका। तो यहाँ पर है कि राजकुमार सलीम जहांगीर के रूप में सिंहासन ग्रहण करने पर ने जेसुइट फादर्स की इस प्रकार उपेक्षा करके जैसे वह कभी उन्हें जानता ही नहीं था, मुसलमानों को शांत किया। धीरे धीरे हालांकि जेसुइट से उसका अस्थायी अलगाव दूर हो गया और 1606 में उसने फिर से उन्हें समर्थन देना शुरू किया। लाहौर में एक भव्य एवं विशाल चर्च को कॉलेजियम या पादरी आवास के साथ बनाए रखने की उन्हें अनुमति दी गई। 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्थान यानी बपतिस्मा कहते हैं उसको, आयोजित किए गए और पादरियों को पुर्तगाल जितनी ही कार्य की स्वतंत्रता दी गई। गलियों एवं सड़कों मार्गों पर पूरे कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ चर्च के जुलूसों को निकालने की अनुमति दी गई और चर्च के खर्चों और धर्मांतरित लोगों की सहायता के लिए खजाने से नगद सहायता दी गई। जहांगीर का व्यवहार इस प्रकार था कि जेसुइट पादरी इसे ईसाई मत में लाने के प्रति असमान हो उठे। उसने ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट तथा संतों के जीवन के लिए धार्मिक विषयों के चित्रों के प्रति असाधारण रुचि दिखाई। आगरा में उसका सिंहासन बपतिस्मा दाता जान और अन्य संतों की पेंटिंग से घिरा हुआ था। यह अफवाह थी कि जहांगीर ईसाई बन गया है और पादरियों के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण थे कि वे वास्तव में उसे ईसाई बनाने में सफल होंगे।
अब देखते हैं आगे। अंग्रेजों के प्रति शत्रुता का मुख क्या था? तो मुकार खान जो एक अच्छा खिलाड़ी और जहांगीर का घनिष्ठ मित्र था, को जहांगीर के दूत के तौर पर पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। जब वह अप्रैल 1608 में गोवा पहुंचा तब अपना परिचय प्रस्तुत नहीं कर सका। वस्तुतः वहां कभी भी नहीं आया और गोवा में डॉन मेंडोसा ने 1609 में पदभार संभाला। उससे पूर्व सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में आ गया। वह अपने साथ भारत में व्यापार की अनुमति हेतु इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का जहांगीर के नाम एक प्रार्थना पत्र आया। इसमें अब आता है कि कैप्टन हॉकिंस की यात्रा के बारे में। तो फादर पिनहेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल दरबार में हॉकिंस को पहुंचने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हुए। जहांगीर ने हॉकिंस द्वारा लाए गए उपहारों की जिनकी कीमत 25,000 सोने के सिक्कों के समान थी, 2500 नहीं 25,000 को स्वीकार किया और हॉकिंस का बेहद आत्मीय स्वागत किया। बेहद आत्मीय मतलब भव्य। जैसा कि हॉकिंस तुर्की भाषा अच्छा प्रकार जानता था, उसने उस भाषा में जहांगीर के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया। हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उसे 30,000 के वेतन पर 400 का मनसबदार नियुक्त किया। हॉकिंस ने अर्मेनियन ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह भी किया। और इसमें आता है मुगल एवं पुर्तगालियों के आपसी संबंध में सुलझाव। तो ये था कि हॉकिंस एवं अन्य अंग्रेजों लोगों की बड़ी व्यापार सुविधाएं प्रदान करने को गोवा के वायसराय डॉन मेंडोसा ने पुर्तगाली एकाधिकार के वाणिज्यिक क्षेत्रों का अतिक्रमण माना और इसलिए इसे शत्रुतापूर्ण कार्रवाई कहा। भारत में पुर्तगालियों के जहांगीर के साथ युद्ध की स्थिति को देखते हुए मेंडोसा ने मुगल दूत मुकारब खान से मिलने से मना कर दिया। उतावलेपन में उठाए गए इस कदम ने पुर्तगाली व्यापारियों एवं उनके व्यापार को बेहद प्रभावित किया और जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी जाने वाली छूटों पर रोक लगा दी। तब मेंडोसा ने फादर पिनहेरो को औपचारिक आधार पर मुकारब खान से शांति स्थापित करने हेतु बातचीत करने को कहा। तत्पश्चात शत्रुता समाप्त हो गई और अंग्रेजी जहाज को सूरत के पत्तन पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुर्तगाली आगंतुकों को रोकने में असमर्थ व्यक्ति हॉकिंस ने सन 1611 में मुगल दरबार छोड़ दिया। अब इसमें आता है एंग्लो पुर्तगाली झगड़ा या हाथापाई। तो अंग्रेजों ने हालांकि 1612 में पुर्तगालियों के विरुद्ध प्रतिशोध लिया, जिसने हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। उस वर्ष नवंबर में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने एक छोटे जहाज ओसिएंडर सहित कैप्टन वेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाजी बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। जहांगीर, जिसके पास अच्छी नौसेना नहीं थी, अंग्रेजों की सफलता से बेहद प्रभावित हुआ। पुर्तगालियों ने अपनी बचकानी हरकतों से जहांगीर को अप्रसन्न कर दिया। बी.ए. स्मिथ के अनुसार पुर्तगालियों ने मुगल सरकार की नौसैनिक कमजोरी के चलते 4 ब्रिज जहाजों को जब्त कर लिया और कई मुसलमानों को बंदी और सामान को लूट लिया। जहांगीर की मां की इस सामान में गहरी रुचि थी और इससे करोड़ रुपए की चपत लगी थी। गुस्साए जहांगीर ने मुकारब खान, जो उस समय सूरत का प्रभारी था, को क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया। और इसमें आता है शाहजहां और पुर्तगाली। तो शाहजहां और पुर्तगाली क्या था? यह शाहजहां का शासनकाल था, हालांकि जिसमें मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों का हमेशा के लिए अंत हो गया और साथ ही इस आशा ने भी दम तोड़ दिया कि शाही परिवार और मुगल शासन मुगल भारत के लोगों का ईसाई मत में धर्मांतरण करा पाएंगे, जिसका पल्लवन अकबर और जहांगीर द्वारा किया गया था। शाहजहां द्वारा राजगद्दी संभालने से पूर्व ही उसे पुर्तगालियों के दुर्व्यवहार की जानकारी थी। जब उन्होंने रानी मुमताज महल की 2 दासियों को बंदी बनाकर उनका अपमान किया था। पुर्तगालियों की गतिविधियां क्या थी? तो 1579 में शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी के तट तक सीमित कर दिया गया, जो बंगाल में सतगांव से थोड़ी दूरी पर था। वहां से वे व्यापारिक गतिविधियां संचालित करते थे। विभिन्न वर्षों के दौरान उन्होंने बड़े भवनों के निर्माण द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिसने उनके व्यापार को सतगांव से नए पत्तन हुगली की ओर प्रभावित किया। अब इसमें आता है हुगली पर अधिकार। तो ये कैसे हुआ था? 24 जून
1632 को हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे को 3 महीने पश्चात समाप्त कर दिया गया। गंगा के किनारे खुले मैदान में स्थित हुगली सभी तरफ से खुला था। यहाँ किला नहीं था, न तो दीवार थी और न ही परकोटा, मात्र कीचड़ का एक तटबंध पुष्ट था जो ज्यादा महत्व नहीं था। बारूद और नौवहन में पुर्तगाली कौशल से भयभीत कासिम खां को 1,50,000 की सेना के साथ पुर्तगाली बस्ती पर हमला करने का कहा गया। ठीक 3 महीने तक 24 सितंबर तक सैन्य दुर्ग के 300 पुर्तगाली और 600 निवासी ईसाई सैनिक सामना करते रहे, जिसके पश्चात वह भाग खड़े हुए। अधिकतर जहाज खो गए, लेकिन कुछ किसी प्रकार सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन वहां व्याप्त महामारी से अधिकतर जिंदा बचे लोग मर गए। मुगलों के 1000 लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने 400 लोगों को बंदी बना लिया, जिन्हें आगरा लाया गया। बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने या दासता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। ईसाइयों का अत्याचार कुछ समय तक जारी रहा, जिसके बाद यह धीरे धीरे खत्म हो गया। अब होता है पुर्तगालियों का पतन। तो देखिए यहाँ पे दिया है पुर्तगालियों का पतन है। तो पुर्तगालियों के पतन के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि कैसे हुआ था, जैसे कई कारण थे। जैसे कि 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन के साथ साथ इसका भी पतन हो गया। फिर इसमें आता है कि 1588 के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति क्षीण हो गई। और भी इसमें कहेंगे कि पुर्तगाल के अंदरूनी मामलों ने उसकी शक्ति कमजोर कर दी थी। समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था। व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रमाणित कर सके। पुर्तगाल में सम्राट निरंकुश था। धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु एवं धर्मार्थ थे और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया। फिर आगे था कि फितोरिया मात्र एक व्यापारिक अड्डा था, जिसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकार व्यापार के मुनाफों तक ही सीमित रखा। उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों उत्तरी अफ्रीका, दीव दमन, गोवा, तिमोर और मकाओ तक ही सीमित रह गया। भारतीय शासकों एवं जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता, उन्होंने डकैती और लूटमार को अपनी नीति का भाग बनाया। उन्हें डचों और अन्य यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम थे। ब्राजील की खोज के बाद उनका भारत की ओर ध्यान कम हो गया। पुर्तगाल में उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए और वे वितरक के रूप में व्यापार करते रहे। इसमें लास्ट आता है कि पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण था। तो इस प्रकार से इनके पतन हुए थे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डच के बारे में पढ़ा जाएगा। तो चलिए, अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा नहीं देखा है तो प्लीज पूरा देखिए और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसके पार्ट 1 पार्ट 2 सभी देखिए। पार्ट 2 बहुत जल्दी लाया जाएगा, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ ये सीरीज को, और नए नए वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।